उसकी पहली एनिवर्सरी है 8 और 9 की रात की। तो ये सफ़र जो है 1 साल का 2,32,000 सब्सक्राइबर, वो आप लोगों के सहयोग, समर्थन, आपके प्रेम के बिना नहीं हो पाता। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी ये साथ, ये समर्थन बना रहेगा। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। अपने देश में एक नई प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेने लगी है, बल्कि कहें कि अब तो ज़्यादा मजबूत होने लगी है। और ये सब हुआ है पिछले 8 साल में। पिछले 8 साल में, और चूँकि ये रेफरेंस पॉइंट 8 साल का बन गया है 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा इलेक्शन। उसी चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, कहें कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। बदलाव आया, और बदलाव अच्छे की बजाय बुरे की दृष्टि से हुआ, इस मायने में कि मोदी के जितने विरोधी थे, आरएसएस के जितने विरोधी थे, भाजपा के जितने, आरएसएस भाजपा के विरोधी तो पहले से थे, मोदी के विरोधी उसमें जुड़ गए। और इन सब लोगों ने मिलकर मोदी से लड़ने का एक ही उनको तरीका समझ में आया कि मोदी को गाली दो और मोदी के खिलाफ बोलो, और मोदी के खिलाफ वहाँ तक जाने में कोई गुरेज नहीं है कि आप देश के भी खिलाफ हो जाएं। वही प्रवृत्ति जो है वो आप देखिए, लगातार चुनाव दर चुनाव जनता उसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो बदलने का नाम नहीं ले। वो अपने आप को बदलने को या अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि एक दिन उनका आएगा। पता नहीं ये जो रणनीति है, मुझे लगता है कि इसके जरिए तो कभी नहीं आने वाला। और जिस तरह से देश के विरोध में बातें हो रही हैं, तो मुझे दिखाई देता है जैसे गिद्ध भोज होता है। बहुत दिन बाद इसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, गिद्धों का। ये गिद्ध जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, और कोई भी संकट दुनिया में आए या भारत के सामने संभावित हो, तो ये सारे गिद्ध एकदम से पहुँच जाते हैं गिद्ध भोज के लिए। इनको उम्मीद जगती है और हर बार निराश होकर जाते हैं, और ये तब तक निराश होते रहेंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी से मेरा कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, लेकिन वो देश के लिए जो कर रहे हैं, जो भी देश की चिंता करता है, उसे उनके बारे में इसी तरह से शायद सोचना चाहिए। आपका विचार अलग हो सकता है, अलग तरह से सोच सकते हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी के अगर आप विरोधी हैं, आलोचक हैं, तो मुझे आपसे कोई एतराज़ नहीं है, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे कोई द्वेष नहीं है। लेकिन अगर आप देश के विरोध में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपसे द्वेष भी है, आपसे नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, और आपके प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। जो देश के साथ नहीं है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, वो अपने साथ भी नहीं है। अभी एक बयान आया राहुल गांधी का, श्रीलंका की क्राइसिस के बारे में आपको पता है। श्रीलंका की हालत इस समय बहुत ख़राब है, कर्ज़ के जाल में फंस गया, पूरी तरह से कर्ज़ में डूबा हुआ है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज़ लिया, ज़्यादातर चीन से लिया, और महंगे दाम पर लिया कर्ज़, महंगे ब्याज पर कर्ज़ लिया, और वो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो वायबल नहीं थे, तो इसलिए चलने नहीं थे, तो पैसा आना नहीं था, तो ये पैसा डूबना ही था। वही हो रहा है। दूसरा, इसकी सब की जड़ में ये मैं इसके लिए चीन को दोषी नहीं ठहराता, आपको भी चीन को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। चीन एक उस बनिए की तरह है जिसकी नज़र हमेशा अपने ब्याज पर रहती है, अपने मूलधन पर रहती है कि उसका पैसा कैसे लौटेगा और ज़्यादा होकर कैसे लौटेगा। तो चीन ने कभी ये छिपाया नहीं कि उसका मकसद ये है, वो अपने लाभ के लिए आया है। आपको देखना है कि आपका लाभ किस में है। इसीलिए चीन ने जब अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया, भारत ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया। उसका दूसरा कारण भी था कि क्योंकि वो कराकोरम से और उधर से पीओके से होकर गुजरता है, इसलिए भी भारत उसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भी भारत तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेकर भी भारत को संदेह था। उसको मालूम था कि चीन का मकसद क्या है, इरादा क्या है। लेकिन श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई बात जिम्मेदार है तो वो राजपक्षे परिवार का परिवारवाद।
जिस तरह से उस परिवार ने देश को चलाने की कोशिश की है, बल्कि कहें देश को एक तरह से लूटने की कोशिश की है, उसका नतीजा है। और आप देखिए पिछले काफ़ी समय से प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इधर कुछ सालों से उनका पूरा जोर परिवारवाद के खिलाफ है। लगातार हमला कर रहे हैं परिवारवाद पर कि ये देश समाज सबके लिए खतरनाक है, इसका विरोध होना चाहिए। जो भी इस रास्ते पे चलने की कोशिश करता है उसका विरोध हो, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने ये कहा है, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली लेने की ज़रूरत ही क्या है, राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से क्यों लेना, उनकी समझ पर और बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी चूँकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए मैं मानता हूं कि वो पार्टी का वक्तव्य है, क्योंकि पार्टी और राहुल गांधी दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही पार्टी का स्टैंड है, तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की आलोचना कर रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। और दुख की बात यह है कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का समर्थन करने के लिए विपक्ष की कई पार्टियां और नेता सामने आते हैं, इसलिए चिंता की बात और ज़्यादा हो जाती है। उनका कहना है कि ये आरएसएस, बीजेपी और मोदी ने छिपा कर रखा है, 2-3 साल में सब खुल जाएगा, सामने आएगा, हमारी स्थिति श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है, देश भर में हिंसा होगी, जगह जगह मारकाट होगी। अब बताइए कि ये गिद्ध नहीं तो और क्या है, जिनको देश के नुकसान में होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उसकी आशंका से ये चिंतित नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार को चेता रहे हैं कि संभल जाए, सुधार ले, ये कदम उठाए, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये इस बात से खुश हैं कि ये समय आने वाला है, उस समय जो है बीजेपी, मोदी और आरएसएस फंसेंगे, उनके खिलाफ माहौल बनेगा देश में। तो केवल गिद्ध जो है लोगों के मरने पर खुश होता है, इसलिए मैं बार बार गिद्ध का जिक्र करता हूँ। तो गिद्ध की जो ये मानसिकता है, वो गिद्ध पक्षी पर आप मत जाइए, मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ। ये वो मानसिकता है। अब आप देखिए कैसे श्रीलंका से भारत की तुलना हो सकती है। अभी अभी वित्तीय वर्ष के जब 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, उसके आंकड़े आए, 23 साल में सबसे अधिक है टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो 11.27% हुआ है। 23 साल में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है वो 34%, 34% बढ़ गया है। इकॉनमी की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर है। पूरे कोरोना के दौरान भारत एकमात्र देश है जहां एफडीआई इतनी तेजी से और लगातार आता रहा। उसके बावजूद अगर इस तरह की कल्पना, कामना कोई करता है तो वो देश का हितैषी तो नहीं हो सकता। और बात केवल इस जो है बयान की होती, इस मुद्दे को उठाने की होती, तो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की लद्दाख में, तब चीन के पक्ष में बोल रहे थे ये लोग, भारत के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। और चीन का क्या हाल बनाया है भारत ने, मोदी की सरकार ने, ये चीन को पता है, दुनिया के दूसरे देशों को पता है। चीन को पहली बार जो है एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। वो नहीं कर पाया वो जो करना चाहता था। हालत क्या बना दी है, एक छोटी सी घटना से अंदाज़ा लगाइए। विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों की सेना जो है वहाँ सीमा पर जो है डटी हुई है आमने सामने। उसके बावजूद चीन चाहता है कि भारत से संबंध सुधरें, दूसरे व्यापार और दूसरे मसलों पर जो है बातचीत आगे हो। तो चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए, वहाँ से दिल्ली आए बिना बुलाए। चीन का विदेश मंत्री किसी भी देश में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के गया हो, मुझे तो याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो बताइएगा। चीनी विदेश मंत्री, चीन जिसका ईगो जो है हमेशा उनके कद से कई गुना बड़ा होता है, वो जो है बिना बुलाए भारत आए। पहली बार एक इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ।
कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि पीआईबी, होता यह है कि कोई भी विदेशी मेहमान आए तो पीआईबी का फोटोग्राफर एयरपोर्ट पर मौजूद रहता है उस समय और वो फ़ोटो खींचता है, पीआईबी उसको जारी करती है। पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार का जो सूचना मंत्रालय का विभाग है, वो फ़ोटो जारी करता है जो अखबारों में, पत्रिकाओं में, दूसरी जगहों पर छपता है। वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट भी होता है, स्वागत का भी एक तरीका होता है, वो भी नहीं हुआ। विदेश मंत्री से मिले, दूसरे अधिकारियों से मिले चीन के विदेश मंत्री, और साफ साफ और बड़े कड़े शब्दों में कहा गया कि जब तक लद्दाख में सीमा पर जो तनातनी है, जो फौजें तैनात हैं, उनकी वापसी नहीं होती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई सहयोग नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्री चाहते थे कि एक बार प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। साफ साफ मना कर दिया गया, कहा प्रधानमंत्री किसी हालत में नहीं मिलेंगे। चीन का विदेश मंत्री भारत आए और प्रधानमंत्री भारत के मिलने से मना कर दे, ये कल्पना मोदी के आने से पहले नहीं की जा सकती थी। जो ये हुआ है, तो जो लोग चीन के पक्ष में हैं, दिन रात चीन का पक्ष लेते हैं, बताते हैं कि कैसे घुस गया, कैसे मार दिया। भारत हमेशा दिखाने की कोशिश होती है कि भारत हार गया, भारत कमज़ोर है, चीन मजबूत है, ये बताने की कोशिश होती है। तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक मुद्दा ये है। दूसरा, कई बार जिक्र हो चुका है, वह है सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर, उसके अलावा एयर स्ट्राइक का। उस समय के बयान निकाल कर देख लीजिए। वो पाकिस्तान की मदद करने वाले ज़्यादा थे बजाय भारत का पक्ष रखने या लेने या भारत के साथ खड़े होने की। पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे थे भारत के कई पॉलिटिशियंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हैं। तीसरा मुद्दा, कोरोना में पूरी दुनिया में हाहाकार था। बड़े से बड़े देश जिनको नाज था, गर्व था अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनका सारा ये गर्व जो है चकनाचूर हो गया। उनकी सारी जो है मेडिकल व्यवस्था वो ध्वस्त हो गई। भारत में जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील देशों में भी शायद सबसे कमज़ोर रहा होगा, उसने जिस तरह से मुकाबला किया, दुनिया में किसी बड़े देश को कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत इस क्राइसिस से निकल पाएगा। और भारत के विरोधी दलों को ये विश्वास था, वहाँ उम्मीद थी, इनको विश्वास था कि डूबेगा। एक फर्जी किस्म का आदमी जो अपने को हेल्थ एक्सपर्ट और जो है पता नहीं किस किस चीज़ का एक्सपर्ट बताता है, उसने लेख लिखा और कहा कि भारत में कम से कम 50 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 5 करोड़ लोगों की मौत होगी। और उसका समर्थन किया, उसको लेकर डुगडुगी बजाते रहे विपक्ष के कई नेता और कई पार्टियां। और क्या हुआ ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज़ की परमिशन दी गई तो कहा कि ये लोगों को मारने का इंतज़ाम है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसका ट्रायल तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है, ये लोगों की जान खतरे में डालने के लिए है। वो भी नहीं हुआ, वैक्सीन की कोई शिकायत नहीं आई, दुनिया भर में मांग होने लगी। तो कहा कि भारत तो लगा ही नहीं सकता है, इतनी बड़ी आबादी है, ये तो इनको तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल लगेंगे वैक्सीनेशन में। भारत सरकार ने जो समय सीमा रखी थी लगभग 11-12 महीने की, कहा इसमें तो हो ही नहीं सकता। 180 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है देश में। दुनिया में अब मुझे लगता है कि आधी दुनिया की आबादी इसमें आ जाएगी। कितने, पता नहीं कितने देश इस संख्या में शामिल हो जाएंगे, उसका हिसाब नहीं। तो वैक्सीन के साथ ये किया, वहाँ भी मुँह की खाई। तो इंतज़ार करते रहते हैं ये कि कहीं भी कुछ दिखे, ऊपर से देखते रहते हैं जैसे गिद्ध देखता है, कुछ दिखाई देता है तो उनको लगता है कि उनको भोज के लिए कुछ मिलने वाला है। अब नया मिला है श्रीलंका। श्रीलंका के बहाने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। ये भारत को चेताने या भारत को संभलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये इच्छा जाहिर की जा रही कि ऐसा होगा। ये भविष्यवक्ता के रूप में अपने को दिखाना चाहते हैं। ये भविष्यवक्ता के रूप में अपने को बहुत बार दिखा चुके हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हर बार गलत साबित हुए हैं। तो ऐसे लोगों की बात, ऐसी प्रवृत्तियों का क्या करना चाहिए,
किस तरह से इन लोगों का विरोध होना चाहिए। देखिए, मतदाता के पास तो एक सबसे बड़ा जो अस्त्र होता है वो होता है उसके वोट का। वो अपने वोट के जरिए लगातार बता रहा है कि जो विपक्षी दल और विपक्षी दलों का एक बड़ा समूह जिस तरह से अपनी बातों को रख रहा है, जिस तरह से सरकार के विरोध के नाम पर देश के विरोध में चला गया है, उसका वो समर्थन नहीं करता, उसका रिजेक्शन बार बार हो रहा है। लेकिन फिर भी ये संभलने का नाम नहीं, बदलने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई नया नैरेटिव नहीं है, इनके पास सिर्फ नेगेटिविटी है। इनको बताना है कि ये खराब हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, देश रसातन में जा रहा है, देश डूब जाने वाला है। और अब तो तारीख बताने लगे हैं कि 2-3 साल में देखिए जो है पूरे देश में जो है हिंसा शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी साहब? इतने बुरे संकट के दौर से गुजरने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरना और आगे बढ़ना शुरू हो गई है। स्थितियां बदल रही हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ना ये अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है या कमज़ोर होने का संकेत है। और जब मैं ये सब बातें कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ राम राज्य है, कोई समस्या नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ है। लेकिन तुलना कीजिए, देखिए ये सब चीज़ें तुलनात्मक होती हैं। दुनिया भर में इस महामारी का प्रकोप रहा, दूसरे देशों की क्या स्थिति है? अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली, सबसे पैसे वाला देश, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं वहाँ। महंगाई लगातार बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ी है तो वो सिर्फ भारत में हो रहा है। भारत में और देशों की तुलना में जो हमसे ज़्यादा साधन संपन्न हैं उससे बेहतर स्थिति है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि भारत में कुछ भी गड़बड़ नहीं है और कोई समस्या नहीं है, सब अमन चैन है, ये बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं सवाल इन लोगों की प्रवृत्ति पर, इनकी सोच पर, उस पर उठा रहा हूँ। लेकिन एक बात का इत्मीनान रखिए कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, और मैं ये नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये 8 साल का उनका कामकाज दिल्ली में देखने के बाद और 12 साल का गुजरात में देखने के बाद उस व्यक्ति ने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लाभ के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ मुख्यमंत्री रहे तो प्रदेश के बारे में, प्रधानमंत्री बने तो देश के बारे में। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हर बार कहूँगा जब भी जिक्र आएगा नरेंद्र मोदी का, कि आप नरेंद्र मोदी की नीतियों में खामी खोज सकते हैं। नीतियाँ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन नीयत में खामी आपको नहीं मिलेगी जो खोजने की कोशिश विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो वो जो है जिस तरह का विमर्श खड़ा करना चाहते हैं उसको स्वीकार करने वाला इस देश में कोई है नहीं। इसलिए ये मोदी विरोध में, देश के विरोध में जाने वाले नेता अगर संभले नहीं तो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से हाशिए पर जाने के लिए ये लोग अभिशप्त हैं, ये मानकर चलिए। और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनमें कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि सुधार के लिए पहले चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमने अभी तक जो किया वो क्यों उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली, क्या हमने गलत किया, तो उसमें क्या सुधारना चाहिए। जब आप ये सोचते हैं तब सुधार आता है। जब ये ईगो हो, ये दिमाग में हो कि हम तो पैदा हुए हैं शासन करने के लिए और हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए दूसरे लोग दोषी हैं, मेरे अलावा पूरी दुनिया दोषी है। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ जो हो रहा है, मेरे संगठन के साथ जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, उसके लिए हमारे परिवार के अलावा, हमारे अलावा सब दोषी हैं। और ये मानसिकता कहीं लेकर नहीं जाने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर